नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत दिल्ली की उस परेशानी के साथ करेंगे जो हर साल की कहानी राजधानी दिल्ली के लिए बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं बारिश के बाद डरी सहमी उस राजधानी की, जहां एक बार फिर से चंद घंटे की बरसात के बाद ही कहीं सड़क टूट गई है, कहीं गड्ढे बन गए हैं, तो कहीं भारी जलजमाव से कई इलाकों में ट्रैफिक ठप पड़ गई है। सवाल है कि क्या हर साल दिल्ली वालों को मॉनसून में ऐसी ही मुसीबत झेलनी पड़ेगी? दिल्ली एनसीआर में आज बादल झूम कर बरसे। पूरे इलाके में झमाझम बारिश में मौसम खुशगवार हो गया। लेकिन जैसे ही बारिश ने अपनी रफ्तार पकड़ी, दिल्ली में जाम और जल भराव की समस्या शुरू हो गई। एक ही घंटे की बारिश में राजधानी के कई इलाकों से जाम की खबरें आने लगी। कुछ देर की बारिश के बाद ही कई रास्तों को बंद कर दिया गया है। जल भराव की स्थिति भी बन गई है और अब सड़कों पर ट्रैफिक जाम देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये इस वक्त आईटीओ चौराहे की तरफ जा रही है। सामने ग्रीन सिग्नल है, लेकिन गाड़ियां बेहद ही धीमी गति से, ये देखिए यहाँ पर लोग शिकायत करते हुए जा रहे हैं। जिस तरह से बारिश अब लगातार हो रही है, उसके बाद जो भैरव मार्ग है वहां पर जल भराव की वजह से लोगों को इस रास्ते को अपनाना पड़ रहा है। जाम से जूझती दिल्ली जल भराव से भी जूझने लगी। ये तस्वीरें प्रहलादपुर अंडरपास की हैं, जहां पानी भरने की वजह से अंडरपास को बंद करना पड़ा। अंडरपास में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया, जिसकी वजह से यहां से निकलने वाले लोगों और गाड़ियों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। एक ऐसी ही मिलती जुलती तस्वीर कुछ दिन पहले मिंटो रोड से आई थी, जहां अंडरपास में पानी भर गया था और उसमें एक बस फंस गई थी। एक ऑटो भी इसमें डूब गया था, जिसमें फंसकर ड्राइवर की मौत हो गई थी। अब आज बारिश होते ही प्रशासन चेत गया और मिंटो रोड की सड़क को बंद कर दिया। हालांकि पानी आज भी अंडरपास में भर गया था। मूसलाधार बारिश के बीच आफत की एक तस्वीर द्वारका के नजफगढ़ से भी आई, जहां कुछ देर की बारिश में इतना पानी भर गया मानो समुद्री इलाका हो। घुटनों तक का पानी चारों तरफ फैला हुआ था। मेट्रो स्टेशन के आसपास से लेकर मार्केट भी लबालब। दिल्ली ही नहीं, सटे गाजियाबाद में भी सड़कों पर सैलाब आया हुआ था। इंदिरापुरम में सड़क पर दरिया बन गया, गाड़ियां उसमें डूबकर जाने लगी। एक सड़क जो पूरी तरह से तालाब बन गई है इंदिरापुरम इलाके में। आप साफ तौर पर देखिए कि किस तरह से जो वाहन है यहाँ पर आते हैं और उसके बाद से आपको ये दिखाई देगा कि दरअसल ये पहले सड़क थी, लेकिन हिलोरों को देख करके आप यही अंदाजा लगाएंगे कि यहाँ पर दरअसल एक नदी है। दिल्ली हो या गाजियाबाद, नोएडा हो या फिर गुरुग्राम, हर जगह चंद घंटों की बारिश ने गर्मी से राहत तो दी, लेकिन जाम और जल भराव के हालात पैदा हो गए। ऐसे में अगर बारिश लगातार 3 से 4 दिन हो गई तो यहाँ का क्या हाल होगा, ये चिंता की बात है। गाजियाबाद से रामकिंकर सिंह, दिल्ली से पंकज जैन और सुशांत मेहरा के साथ संजय शर्मा, आज तक। अब आपको जरा दिल्ली की 2 तस्वीरें दिखाते हैं, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या ये वाकई देश की राजधानी का हाल है। महिपालपुर में बारिश के बाद सड़क 25 मीटर तक धंस गई, तो वहीं लुटियन दिल्ली में अशोका रोड में भी बड़ा गड्ढा बन गया। इसके बाद इन रास्तों पर ट्रैफिक पर ब्रेक लगा दिया गया। राजधानी दिल्ली की सड़कों का यह हाल देखें। एक तरफ महिपालपुर की तस्वीरें, दूसरी तरफ अशोका रोड की तस्वीरें। दोनों ही जगहों पर एक जैसा हाल। घंटे भर की बारिश में ही राजधानी दिल्ली का यह हाल हो जाता है। जरा सोचिए, स्थिति अगर थोड़ी भी खराब होती है तो दिल्ली कैसे पानी पानी चारों तरफ। फिलहाल दिल्ली से निकलकर आपको लेकर चलते हैं बिहार। अब बात सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित राज्य बिहार की, जहां पर उफनाती नदियां 11 जिलों में कहर ढा रही हैं। हजारों घर डूब चुके हैं, लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। तेजस्वी यादव संकट में फंसे लोगों का हाल जानने के लिए दरभंगा और मधुबनी पहुंचे। जमीन से आसमान तक जिधर भी नजर दौड़ाइए, सब कुछ सफेद दिखाई पड़ रहा है। आसमान से आफत बरस रही है और जमीन पर घर बार, खेत खलिहान सब डूबा जा रहा है।
बिहार की नदियां अपनी सीमाएं तोड़कर गांव और शहरों में घुस आई हैं। जुलाई में बिहार में मानो जल प्रलय आ गया है। सीतामढ़ी में नेपाल से आने वाली नदियों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। नेशनल हाईवे 77 पर 2 जगहों पर झीम नदी की तेज धार ने सड़कों को काट दिया है। सड़क टूट जाने से आवागमन पूरी तरह बाधित है। सरकारी नाव का इंतजाम अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे में लोग पैदल ही जान जोखिम में डालकर ऊंचाई वाले स्थानों पर जा रहे हैं। मधेपुरा के रतवारा गांव में कोसी और गंगा नदी के सैलाब ने तबाही मचा दी है। रतवारा गांव पिछले 10 दिनों से पूरी तरीके से जलमग्न है। इलाके का स्कूल हो या फिर थाना, सभी इमारत पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। इस तरीके से मचान पर बैठ के इनकी जिंदगी इस वक्त गुजर रही है। देखिए, एक सामाजिक संस्था ने एक मचान इन लोगों के लिए बनाया है, छोटा सा कैंप आप कह सकते हैं, और तकरीबन 150 लोग जो इस गांव के थे वो इसी कैंप में इसी तरीके से मचान पर अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। अब बगहा की तस्वीर देखिए। यहाँ गंडक नदी से हाहाकार मचा है। यहाँ वाल्मीकि नगर के पास रामपुरवा एसएसबी पोस्ट में पानी भर गया है। मुसीबत के मारे लोगों का दुख बांटने दरभंगा और मधुबनी के दौरे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पहुंचे। लोगों को पूरी सब्जी बांटी। मीडिया को बिहार की बदहाली दिखाई। पानी पूरा जो है गांव जो है पानी से डूबा हुआ है और लोगों का जान पे खतरा है। लोग जो है सड़कों पर आ गए हैं, सहारा बना है। साथ में नीतीश सरकार पर करारा हमला भी बोला। यहाँ नीतीश कुमार जी ने सहयोग के नाम पे, आपदा के नाम पे कोई काम नहीं किया है। यहाँ गरीबों को जो है खाने का ठिकाना नहीं है, इसलिए उनका पेट भरने के लिए हम लोगों के पार्टी द्वारा जो है उनको पूरी और सब्जी जो है वो खिलाने का काम कर रहे हैं। बिहार के 11 जिलों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं ताकि डूबते लोगों को कुछ मदद मिल सके। मधेपुरा से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे सिर्फ बिहार में ही बारिश और बाढ़ जैसे हालात नहीं है या फिर हालात खराब नहीं है, बल्कि देश के कई दूसरे राज्यों में भी आसमान से लगातार मुसीबत बरस रही है। इन 6 तस्वीरों को देखकर आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि हालात कितने ज्यादा खराब हैं। असम बाढ़ से बेहाल है तो यूपी और हरियाणा के कई शहरों का जलजमाव से सामना हुआ। दार्जिलिंग, कुल्लू और चमोली में लैंडस्लाइड से ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा है। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें, लेकिन कहानी तकरीबन एक जैसी। ये तो बारिश और बाढ़ की बात हुई, लेकिन बात अब कोरोना की भी कर लेते हैं, जो लगातार कहर बरपा रहा है। आज बिहार में कोरोना का ग्राफ 30,000 को पार कर चुका है। राज्य में स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है। पटना के एनएमसीएच में इंचार्ज तो बदल गए हैं, लेकिन हालात नहीं बदले हैं। ग्राउंड जीरो से आज तक की ये रिपोर्ट देखिए। बिहार इन दिनों कोरोना और बाढ़ की दोहरी मार झेल रहा है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ रही है और स्वास्थ्य सेवाओं का दम फूल रहा है। हर मरीज की अपनी शिकायतें हैं। किसी का कोरोना टेस्ट नहीं हो रहा तो किसी को दाखिला नहीं दिया जा रहा। मरीज को कुछ भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। डॉक्टर के पास जाने पर सिस्टर लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पर चले जाइए, वहाँ पर जाने के बाद वो लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पर चले जाइए। सिर्फ काम के नाम पर सिर्फ लोगों का तबाही किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। जरा देखिए एम्स में सर क्या हालत है। वहाँ पे नेता मंत्री का पैरवी लग रहा है, बाद बाकी किसी का कोई सुनवाई नहीं। उधर पटना के सबसे बड़े कोविड अस्पताल एनएमसीएच के नए इंचार्ज आ गए हैं। लापरवाही और बद इंतजामी की तस्वीरें आज तक पर दिखाने के बाद पुराने इंचार्ज निर्मल सिन्हा का तबादला कर दिया गया है। उनका दावा है कि मरीजों को फौरन जांच और भर्ती करने की जरूरत है ताकि बीमारी से लड़ा जा सके। प्रॉब्लम्स जहां तक अभी हमको समझ में आ रहा था कि जो मरीज आ रहे हैं उनका इमीडिएट टेकअप हो और उनका इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन हो, उनको बेड मिले, उनको अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन दी जाए और इमीडिएट उनका इलाज शुरू हो। लेकिन संकट की इस घड़ी में न मरीजों के तीमारदार धैर्य रख पा रहे हैं, न अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिन्होंने मारपीट की शिकायत के बाद हड़ताल का ऐलान कर दिया। जब मॉनिटर लेकर आ रहे थे तो गर्दन पकड़ के हमको मारने लगे कि आप मॉनिटर कहाँ लेके जा रहे हैं, जबकि उनके रूम में उनके बेड के पास मॉनिटर है, जाके देख लीजिए।
उधर बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। कुल आंकड़ा बढ़कर 30,000 के पार पहुंच गया है। लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दावा कर रहे हैं कि सरकार पूरी तरह मुस्तैद है और कोरोना को काबू कर लिया जाएगा। आरोप लगाने के साथ आपको तथ्य देना पड़ेगा ना। कोई मरीज ऐसा आपको चुनाव में लगे रहे आप? नहीं, कौन चुनाव में लगा हुआ है? मंगल पांडे चुनाव में नहीं लगा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग चुनाव में नहीं लगा हुआ है। हालात वाकई गंभीर हैं। जरूरत है बिहार में टेस्टिंग बढ़ाई जाए और कोरोना के खिलाफ लड़ाई को गंभीरता से लड़ा जाए। सुपरिटेंडेंट जो यहाँ के थे पुराने, उनका अभी तबादला हुआ है। आज नए सुपरिटेंडेंट ने चार्ज संभाला है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं इस अस्पताल में मरीजों से लेकर यहाँ काम करने वाले कर्मचारी हर कोई परेशान है और इसी के चलते बिहार में जो कोरोना की लड़ाई है वो दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। कैमरा पर्सन दिनेश लाल के साथ अंकित त्यागी, पटना आज तक। पटना का हाल आपने जान लिया है। बिहार में स्थिति क्या बनी हुई है कोरोना की। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि दिल्ली में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड की शुरुआत हो चुकी है। ये बात उन्होंने 2 महीने पहले ही कही थी। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है। सत्येंद्र जैन ने उन बातों को दोहराया। साथ ही ये भी कहा कि जब संक्रमण के स्रोत का पता नहीं चल रहा है तो ये कम्युनिटी स्प्रेड नहीं तो आखिर और क्या है? आखिर केंद्र सरकार इसे मान क्यों नहीं रही? इसकी वजह शीर्ष नेतृत्व ही बता सकता है। कम्युनिटी में स्प्रेड है और ये मैंने आज नहीं कहा, मैं 2 महीने पहले से कह रहा हूँ। कम्युनिटी में स्प्रेड है और 25% लोग इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं। अब इसको कम्युनिटी स्प्रेड कहते हैं नहीं कहते हैं, जैसे डिक्शनरी वर्ड है एक तरह से। अब इसके बारे में डिसीजन तो एनसीडीसी या केंद्र सरकार वही फैसला करेंगे कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है। राजधानी में कम्युनिटी स्प्रेड है, इस बात को मान रहे हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री। लेकिन देश में कोरोना किस तरह से रफ्तार पकड़ चुकी है और लगातार आंकड़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, ये अपने आप में आगे आने वाले वक्त के लिए गहरे खतरे का भी संकेत कर रहा है। देश में कोरोना की रफ्तार सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। एक नजर डाल लेते हैं आज जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। मैं चाहूंगी स्क्रीन पर वो तमाम आंकड़े जो इस वक्त आप देख रहे हैं। बीते 24 घंटों के ये आंकड़े हैं। लगातार बढ़ते हुए आंकड़े अपने आप में परेशानी का सबब इस वक्त बने हुए हैं। 37,724 कुल केस बीते 24 घंटों में सामने आए हैं। 28,472 लोग ठीक हुए हैं। 648 लोगों की 24 घंटे के अंदर ही लेकिन जान चली गई है। वहीं भारत का अब तक का आंकड़ा देख लीजिए, 11,92,915 कुल केस सामने आए हैं। 7,53,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। ये अपने आप में एक अच्छी खबर है। ठीक होने वालों की बड़ी तादाद है, लेकिन 28,732 लोगों की जान भी जा चुकी है अब तक इस कोरोना के कारण। राज्यों के हिसाब से सबसे ज्यादा परेशानी महाराष्ट्र में शुरू से ही बना हुआ है। 3,27,000 से ज्यादा कुल संक्रमित, 1,82,000 से ज्यादा ठीक हुए हैं, लेकिन 12,000 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई है। जबकि राजधानी दिल्ली 1,26,000 से ज्यादा संक्रमित, 1,06,118 ठीक हुए हैं। 3,719 लोगों की मौत हो गई है। राजधानी दिल्ली का ये आंकड़ा। महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु 1,80,000 से ज्यादा संक्रमित, 1,26,000 से ज्यादा ठीक हुए हैं। 2,626 लोगों की जान चली गई है। ये तमिलनाडु का आंकड़ा है। तो ये तो हमने बात कर ली है कोरोना की। कोरोना की बढ़ती रफ्तार डराने लगी है। इसी वजह से बार बार एक्सपर्ट आपसे यही सलाह दे रहे हैं कि हमेशा 2 गज की दूरी आप जरूर रखें और चेहरे को कवर करके ही बाहर निकलें। फिलहाल कोरोना की खबरों से बाहर निकलते हुए रुख अब राजस्थान की सियासत का हम करेंगे, जहां की जंग सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है। कल राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 11 बजे से सुनवाई होगी। स्पीकर सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। आगे बढ़ते हुए हम आपको सीपी जोशी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाते हैं। क्या है उनकी तैयारी, सुनिए। आज तक से बातचीत में क्या कहा है राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी ने। तरह से क्या कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट ने कहा है कि 24 तारीख तक आप ये डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस जो आपने भेजा है उस पर आप कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं क्या आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है हाई कोर्ट में कि आपको सुप्रीम कोर्ट अब जाना पड़ रहा है एसएलपी में? क्या आपको लगता है हाई कोर्ट निष्पक्ष नहीं है? क्या हाई कोर्ट आपको कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं दिखता है? हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमने ये विशेष किया है कि पार्लियामेंट कानून बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट करेगी। डिस्क्वालिफिकेशन का जो कानून बनाया लोकसभा ने, उस पर सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंच की बेंच ने फैसला दिया कि डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में जो स्पीकर है उसके पास पूरा डोमेन है डिस्क्वालीफाई करने का, और डिस्क्वालीफाई करने से पहले कोई भी कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं करेगा। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में मेरे सामने
चीफ विप ऑफ कांग्रेस पार्टी कोई मसला लेके आई कि हमारे इन सदस्यों के संबंध में आपको हम ये कार्रवाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन देते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने केवल शोकाज नोटिस दिया जो मेरे डोमेन के अंतर्गत था। मैंने कोई निर्णय नहीं किया उस पर, केवल मात्र शोकाज नोटिस दिया। आज दिन तक 92 के बाद जो डिस्क्वालिफिकेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस का फैसला हुआ, उसके बाद किसी कोर्ट ने आज दिन तक शोकाज नोटिस पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई करने का जो अधिकार कोर्ट को है वो है जब स्पीकर कोई निर्णय कर ले उसके बाद। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हुए अब आपको लेकर चलते हैं अयोध्या, जहां पर रामलला का भव्य और विशाल मंदिर बनेगा, जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। आज तक पर देखिए इसकी एक्सक्लूसिव और रामलला के भव्य मंदिर का पूरा मास्टर प्लान। ये अयोध्या में बनने वाले रामलला के भव्य मंदिर की एक्सक्लूसिव डिजाइन है। आज तक पहले ही बता चुका है कि रामलला का नया मंदिर पहले से भव्य होगा और बड़ा भी होगा। रामलला के नए मॉडल के आर्किटेक्ट निखिल सोमपुरा ने बताया कि नए मॉडल में बदलाव इसलिए किया गया है ताकि लाखों भक्त आराम से रामलला के दर्शन कर सकें और दुनिया देखकर मंत्रमुग्ध हो। राम जय जय राम, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, राम सिया राम जय जय राम। रोजाना अभी यात्री 1 लाख से ऊपर यात्री आएंगे, तो उनको असुविधा न हो, उनको दर्शन आराम से रामलला के भगवान राम के दर्शन हो जाए, इसलिए आवश्यकता पड़ी कि तो कुछ मंदिर को विस्तार रूप थोड़ा मंदिर बड़ा किया जाए। अब राम मंदिर 3 मंजिल का होगा, जिसकी लंबाई 268 फीट और चौड़ाई 140 फीट होगी, जबकि मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी। गर्भगृह, सिंह द्वार, अग्रभाग, नृत्य मंडप और रंग मंडप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो पहले जो 2 मंजिल का मंदिर बनाया था, अभी हमने 3 मंजिल के करके अब 3 मंजिल बना के फिर उसके ऊपर शिखर बन के हम मंदिर को विस्तार, उसकी भव्यता बनाने के लिए बनाया गया। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला मंदिर के भूमि पूजन के लिए अयोध्या जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें न्योता भी भेजा गया है। गोपी खांगर, अहमदाबाद, आज तक। रामलला के भूमि पूजन के लिए तैयारियां अयोध्या में जोर शोर से जारी हैं। आगे बढ़ते हुए अब रुख कर लेते हैं गाजियाबाद का, जहां पर एक पत्रकार के मर्डर की खबर जिस पर सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक ने योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। हालांकि योगी सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन सवाल है कि आखिर क्या कर रही थी गाजियाबाद की पुलिस। आदमी तड़प तो मर गया, हम भी तड़प रही उसके नीचे, बच्चे छोटे छोटे हैं। बुलाना अधिकारियों को, फैसला चाहिए, फैसला। जब तक हम गए बहुत देर हो चुकी थी सर, हम तो इंसाफ चाहते हैं। सोचो जिस बाप के सामने बेटी को रख के गोली चलाई हो तो बेटियों पे क्या गुजरी होगी वो। पूरी भीड़ लगा रखी थी, पूरा सर्कल बना लिया, एकदम घेर लिया था, पूरा घेर लिया था पापा को। एक बेटी की पुकार है, एक बहन का दर्द है, एक परिवार के लिए कचोट देने वाला पल है। गाजियाबाद में बदमाशों के हमले में घायल पत्रकार विक्रम जोशी की मौत हुई तो गुस्से से उबल पड़ा पूरा परिवार। यह गुस्सा लाजमी भी है। पत्रकार विक्रम जोशी की बहन ने जो कहा उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हमारा झगड़ा हुआ था 16 तारीख को, जिसमें हमने उन्हें मारा था। मेरा भाई विक्रम भी था। वो लड़के कमेंट कर रहे थे, गंदी गंदी गाली दे रहे थे। किसको कमेंट कर रहे थे? हमारे बच्चों को कमेंट कर रहे थे। और लड़कियां भी थी? नई लड़की नहीं थी मेरी, लेकिन वो गाली दे रहे थे, गंदी गंदी। विक्रम जोशी की मौत के बाद गाजियाबाद में पत्रकार सड़कों पर उतर आए, इंसाफ की गुहार लगाई, गुनहगारों को सजा दिलाने पर अड़ गई थी। अगर आप यहाँ पर देखें तो यशोदा अस्पताल के बाहर जो लोकल गाजियाबाद के जितने भी पत्रकार हैं उनमें काफी ज्यादा रोष, गुस्सा है। पत्रकार की हत्या मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। कांग्रेस ने योगी सरकार पर चुभते हुए तंज कसा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया,
वादा राम राज्य का, दे दिया गुंडा राज। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता से ही योगी सरकार के कामकाज पर चोट किया। निडर पत्रकार के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। यूपी में एक पत्रकार की हत्या इसलिए हो गई क्योंकि उसने अपनी भतीजी के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। देश में डर का माहौल बनाया गया है, आवाजें दबाई जा रही हैं, मीडिया को भी नहीं बख्शा जा रहा। भयानक। चौतरफा हमले के बाद यूपी सरकार हरकत में आई। सीएम योगी ने विक्रम जोशी के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। इसके साथ ही पत्नी को नौकरी और बच्चों को शिक्षा देने का आदेश दिया। यह हत्या बताने के लिए काफी है कि गाजियाबाद में पुलिस का इकबाल नहीं रहा। बदमाश बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, गाजियाबाद, आज तक। यूपी में बकरीद कैसे मनाई जाए, मस्जिदों में नमाज कैसे हो, अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने योगी सरकार से नमाज पढ़ने और बकरे की कुर्बानी देने की इजाजत मांगी, तो बीजेपी ने उन पर हमला बोल दिया। जैसे इस्लाम ने हमें हुक्म दिया उसके हिसाब से कर रहे हैं। नमाज पर पाबंदी नहीं है, भीड़ पर पाबंदी है। किसने कह दिया है कि बकरीद पे बकरा काटेंगे? अरे साग आलू बना के भी त्योहार मनाया जा सकता है। हिंदुस्तान में 30 त्योहार आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। त्योहारों पर लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और एक दूसरे के घर दावत पर भी जाते हैं। समाज का धागा इससे मजबूत होता है। लेकिन यूपी में इस बार बकरी ईद पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बकरी ईद पर मस्जिदों में नमाज अदा करने की मांग की और बकरों की कुर्बानी देने की इजाजत देने के लिए योगी सरकार से गुहार लगाई। इस पर योगी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा ने पलटवार करते हुए कहा कि सपा सांसद एजेंडे के तहत ऐसी मांग कर रहे हैं। भाई जो इस्लाम ये तो जो मनाया जाता है, जैसे इस्लाम ने हमें हुक्म दिया उसके हिसाब से कर रहे हैं वो, तो इसमें कोई नई बात तो हम नहीं कर रहे। हमेशा कुर्बानी सारे दुनिया में, वर्ल्ड में होगी। मुझे लगता है पता नहीं क्यों इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं लोग, या देवबंद से भी अभी एक लेटर आया, नहीं देना चाहिए। नमाज पर पाबंदी नहीं है, भीड़ पर पाबंदी है, लोगों की जान बचाने के लिए कि ताकि एक दूसरे में ट्रांसफर ना हो कोरोना। इस बीच यूपी पुलिस ने बकरी ईद पर एडवाइजरी जारी की है। सामूहिक नमाज पर रोक लगा दी है। घरों में ही त्योहार मनाने की हिदायत दी गई है। खुले स्थानों में कुर्बानी और गैर मुस्लिम क्षेत्रों में खुले रूप में मांस ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। संभल से अनूप कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। इसी खबर के साथ देश तक में अभी के लिए बस इतना ही।